स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनका मेन पर्पस होता है कि हमारी बॉडी में से जो यूरिन पास हो दैट शुड बी कंसिस्ट ऑफ ओनली वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसमें किसी भी तरीके से जो वाटर है उसका लॉस ना हो। सो दैट्स वाई जो यूरिन प्रोड्यूस होता है दैट इज वेरी मच कंसेंट्रेटेड। अब वो कंसेंट्रेटेड कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, सब में एबिलिटी होती है कि वो हमेशा कंसेंट्रेटेड यूरिन ही प्रोड्यूस करते हैं। हमने बात की थी हेनलेज लूप और वासा रेक्टा की। तो हेनलेज लूप और वासा रेक्टा ये दोनों ही चीजें यूरिन को कंसेंट्रेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में भी और उससे पहले की वीडियोस में भी हमने एक बार डिस्कस की थी कि जो आपकी लूप ऑफ हेनले है उसकी दो साइड्स होती हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। तो दोनों ही लिम्ब्स में जो फिल्ट्रेट यानी कि जो यूरिन का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर एक में यूरिन नीचे जा रहा है तो दूसरे में ऊपर जाएगा, बिकॉज वन इज असेंडिंग एंड वन इज डिसेंडिंग। तो जब एक ही चीज की दोनों साइड पे जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दैट इज नोन एज द काउंटर करंट। इसी तरीके से अगर हम वासा रेक्टा के भी दोनों लिम्ब्स देखें तो वासा रेक्टा के लिम्ब्स के अंदर भी जो आप कह सकते हो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो दैट इज अगेन इन काउंटर करंट पैटर्न। तो इसको करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराने वाले डायग्राम की तरफ लेके जाऊंगी। जो हमने स्टार्टिंग में बच्चों डायग्राम देखा था नेफ्रॉन का, इसमें जो रेड वाला पार्ट है वो आपका वासा रेक्टा है और जो येलो वाला पार्ट है दैट इज योर हेनलेज लूप। तो यहाँ पर जो आपका हेनलेज लूप है वो तो इस साइड से शुरू हो रहा है, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेकिन जो आपका वासा रेक्टा है क्योंकि वो इफरेंट आर्टिकल से निकलता है तो वो आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो इट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर इसका लेफ्ट पार्ट वर्क करेगा तो वासा रेक्टा का राइट पार्ट वर्क करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि दोनों में जो ब्लड का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसलिए हम इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। अब हेनलेज लूप और वासा रेक्टा दोनों एक दूसरे के प्रॉक्सिमिटी मतलब पास पास हैं और साथ ही साथ दोनों में जो फ्लो है वो काउंटर करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो इतना जो पोर्शन है ब्लैक लाइन से ऊपर वाला दैट इज द कोटेक्स, यानी कि वो किडनी का बाहर वाला हिस्सा है कोटेक्स, और इसके नीचे वाला अगर आप हिस्सा देखो तो दैट इज द मेड्यूला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 300 के आसपास थी, लेकिन यहाँ जैसे ही ये वासा रेक्टा और हेनलेज लूप में आएगा तो इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म होने की वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेडुला की तरफ आते हुए बढ़ जाती है। वो 300 मिली ओस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर तक पहुंच जाती है। और ये जो ग्रेडियंट है मतलब ये जो दोनों ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस है ये डिफरेंस NaCl और यूरिया की वजह से होता है। मींस इन दोनों के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऑस्मोलैरिटी का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाता है। अगर आप हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब को देखो, हेनलेज लूप का जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज दिस वन, ये आपकी लूप ऑफ हेनले है तो ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। तो इसका जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब के अंदर NaCl का ट्रांसपोर्टेशन होता है और जो वासा रेक्टा है अभी मैंने आपको बताया था दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर इसका ये असेंडिंग लिम्ब होगा तो इसके सामने वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब जाएगा। तो ये दोनों लिम्ब्स आपस में NaCl को एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो NaCl है वो इंटरस्टिशियम यानी कि मेडुला के अंदर जो पार्ट है उसमें चला जाता है बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। मतलब कि वासा रेक्टा का जो यहाँ पे डिसेंडिंग पार्ट था दिस वन, यहाँ पे NaCl का ट्रांसपोर्टेशन हुआ और जब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए वो वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन में हुआ। तो असेंडिंग पोर्शन में आने के बाद जैसे कि आप यहाँ एरो से देख सकते हो वो उस NaCl को इस इंटरस्टिशियम मतलब आसपास का जो फ्लूइड है उसमें डाल देता है।
डिसेंडिंग लिम्ब उसको लेकर आया बट असेंडिंग लिम्ब ने उसको बीच में डाल दिया। इसी तरीके से जो यूरिया है, यूरिया का भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट हैंले लूप के असेंडिंग लिम्ब के अंदर एंटर करेगा और फिर कलेक्टिंग टिब्यूल में जब वो जाएगा तो कलेक्टिंग टिब्यूल उसको वापस से उसमें डाल देगी। इट मीन्स आप इस स्टेप पे देख सकते हो कि जो NaCl है वो इसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, लेकिन जो यूरिया है वो अंदर जाएगा और लास्ट में जब वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो वही यूरिया वापस से बाहर निकाल दिया जाएगा। मीन्स अगर एक लिम्ब में कोई चीज एब्जॉर्ब हो रही है तो अगले ही लिम्ब में वो बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ पे जो ये सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट है ये हैंले लूप और वासा रेक्टा इन दोनों के एक स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से हो रहा है। इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है यहाँ पे फ्लो की वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इस मैकेनिज्म की वजह से कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। मीन्स मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, और अगर आप उसको कॉर्टेक्स से कंपेयर करो, दोनों की ओस्मोलैरिटी में और बैलेंस में फर्क रहता है। इसकी वजह से ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। तो ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस होने की वजह से जो वाटर है वो कलेक्टिंग टिब्यूल से निकल जाता है और सारा वाटर वापस से किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो यूरिन निकलेगा यानी कि जो फिल्ट्रेट निकलेगा वो कंसेंट्रेटेड होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन किडनीज जो यूरिन बनाती हैं वो नॉर्मल फिल्ट्रेट के कंपैरेटिवली 4 गुना ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है। तो अब किडनीज के फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक बच्चों हमने हर एक लेसन में यही पढ़ा है कि जब भी किसी चीज को रेगुलेट करने की बात होती है तो वहां पे बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, वो इन्वॉल्व होता है। बिकॉज बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं या रेगुलेट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज आती है कि किडनीज का प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी रेगुलेशन करने के लिए कुछ हॉर्मोन्स हैं और हॉर्मोन्स में फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक का मतलब कि अगर कोई चीज ज्यादा बनने लग जाती है तो उसका ज्यादा बनना ही उसको आगे फर्दर रोक देता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus और हार्ट, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी में कुछ ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमारी स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं कि अब हमारे शरीर पे कोई गर्म चीज टच हो रही है, ठंडी चीज टच हो रही है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में कुछ ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें ये पता लग जाता है कि ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि आयंस का बैलेंस बराबर है या चेंज हो गया है। तो जैसे ही हमारी ब्लड वॉल्यूम में या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या आयंस की कंसेंट्रेशन में किसी भी चीज में किसी भी तरह का कोई चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब उनको पता लग जाता है कि अब उन्होंने काम करना है। सपोज हमारे शरीर से बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो गया फ्लूइड का, मान लो किसी पेशेंट को लूज मोशन हो जाते हैं और उसके शरीर से पानी जो है डिहाइड्रेशन की वजह से कम होने लग जाता है, यानी कि उसकी बॉडी से फ्लूइड जो है एक्सेसिव मात्रा में कम हो गया है। तो जैसे ही ये सिग्नल इन रिसेप्टर्स के पास जाएगा तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर ये रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो ये मैसेज हाइपोथैलेमस को देंगे और हाइपोथैलेमस इमीडिएटली एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH रिलीज करता है। ADH को हम वासोप्रेसिन भी बोल सकते हैं और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब हमारे ब्रेन का जो न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है वहां से रिलीज होता है। अभी हो सकता है आपको ये चीज थोड़ी मुश्किल लग रही हो, बट जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला लेसन करेंगे तो वहां पर आपको ये चीज ज्यादा बेटर क्लियर होगी। फॉर द टाइम आप ये याद रखो कि हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनता है ADH जिसे हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं और ये हार्मोन तब बनेगा जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो जैसे ये हार्मोन एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, टिब्यूल में यानी कि बिल्कुल जो लास्ट में कलेक्टिंग टिब्यूल है जहां से यूरिन बाहर निकलता है, ये वहां से भी वाटर को वापस से रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर देगी ताकि डायूरेसिस यानी कि एक ऐसी कंडीशन हमारे शरीर में ना हो जहां हमारी बॉडी में यूरिन ज्यादा बने। मतलब पानी को मिनिमाइज करने के लिए ये यूरिन बनाना कम कर देगी। तो जैसे ही वो वाटर वहां से निकल के हमारी बॉडी में आएगा
तो हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। अगर इसी की आप रिवर्स सिचुएशन लो कि मान लो हमारी बॉडी फ्लूइड में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ गई है, तो उस केस में ये ऑटो रिसेप्टर्स या जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं स्विच ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये बंद हो जाएंगे तो जो एडीएच हार्मोन है वो भी सप्रेस हो जाएगा, मतलब बनेगा नहीं, रुक जाएगा। तो एडीएच नहीं बनेगा तो जो फीडबैक है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसको आगे किसी को ये मैसेज नहीं देना कि वो पानी को रीएब्जॉर्ब करे, जैसा नॉर्मल वो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो एडीएच जनरली करता क्या है, एडीएच का ब्लड वेसल्स पे एक कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है किसी चीज को सिकुड़ देना। तो ये जो एडीएच है ये हमारी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देती हैं, मतलब बिल्कुल उनको कंस्ट्रिक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर इन्हें किसी चीज को सिकोड़ दिया यानी कि उसके एरिया को घटा दिया तो ऑटोमेटिकली उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से जो ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो था वो भी बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा ग्लोमेरुलस में से ब्लड फ्लो करेगा उतना ही जीएफआर जो है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट वो भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा रोल यहाँ पे प्ले करता है दैट इज JGA यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जिसके बारे में हम अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो भी यहाँ पर एक रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या GFR, मतलब जैसे ही ग्लोमेरुलस के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो प्रेशर कम होते ही जो ये जेजी सेल्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जेजी सेल्स एक्टिवेट होते ही एक हार्मोन बनाएंगे रेनिन। वो हार्मोन क्या करेगा, हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजेन प्रेजेंट होता है, उस एंजियोटेंसिनोजेन को वो एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो भी एक वासर कंस्ट्रिक्टर है, यानी कि वो भी एक वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाला आप कह सकते हो प्रोटीन है या फैक्टर है। तो जैसे ही वो हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, दोबारा से सिकुड़ देगा, तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया घटाना है, एरिया घटाने के लिए हमें कोई ऐसा केमिकल चाहिए जो सीधा वेसल्स के एरिया को डिक्रीज करता हो, तो यहाँ पे वो एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा। बट एंजियोटेंसिन 2 अपने आप से नहीं बन सकता, उसको बनाने के लिए हमें रेनिन चाहिए, क्योंकि वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। और ये तब होगा जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर का। तो इसी तरीके से ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसको भी एक्टिवेट करेगा और एक और हार्मोन बना देगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन की वजह से जो हमारे डीसीटी था यानी कि ट्यूब्यूल के जो डिस्टल पार्ट्स हैं उनसे सोडियम आयन और वाटर रीएब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम आयन और वाटर रीएब्जॉर्ब होंगे उनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता होगा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आप इसको उस बात से समझ सकते हो कि एल्डोस्टेरोन की वजह से अब ज्यादा सोडियम आयन सोखी जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे रेनिन और एंजियोटेंसिन और इसके अलावा एल्डोस्टेरोन मतलब ये 2-3 हार्मोन्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम इसको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। एंड बच्चों दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली आपका एग्जाम में और नीट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तीसरी चीज जो यहाँ पे कंट्रोल करने की है दैट इज बाय द हार्ट। जैसे ही हार्ट के एट्रियम के पास ज्यादा ब्लड जाता है, मतलब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एक फैक्टर वो रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एट्री नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, जिसको आप शॉर्ट में ANF भी बोल सकते हो। ये ANF क्या करेगा, वासोडाइलेशन। अभी तक सारी चीजें कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी, अब ये क्या करेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा यानी कि प्रेशर ज्यादा है तो उस प्रेशर को कम करना है, तो ये वासोडाइलेशन करेगा यानी कि ब्लड वेसल्स को फैला देगा, जिसकी वजह से उनका बीपी कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या कर रहे थे, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे थे जिसकी वजह से एरिया कम हो रहा था, ये एरिया को बढ़ा रहे हैं ताकि ब्लड प्रेशर घट जाए। तो मतलब आप ये कह सकते हो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं ताकि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ जो ब्लड का फ्लो है जो GFR है वो भी मेंटेन रहे।
इसी के साथ बच्चों लास्ट टॉपिक जो इस लेसन का हम करेंगे, लास्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी के 2 टॉपिक्स हरियाणा बोर्ड में कट चुके हैं, तो इसको भी मैं इसी के साथ लूंगी क्योंकि ये सारी चीजें आपके कॉन्टिन्यूटी में चल रही हैं। एंड दैट इज अ मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में यूरिन बनने के बाद उस यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाना, ब्लैडर के बाद जब उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो नेफ्रॉन्स ने जो यूरिन बनाया, अल्टीमेटली वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। वो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक जमा रहता है जब तक कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे एक सिग्नल ना दे दे। मतलब जब तक, आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब तक आपको एक प्रेशर सा नहीं होता, आपको जरूरत नहीं लगती, तब तक आप यूरिन पास आउट नहीं करते। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप इमीडिएटली वॉशरूम की तरफ भागते हो। तो इट मीन्स क्या है कि कुछ लिमिट तक तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर उसको स्टोर कर सकता है, लेकिन जैसे ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसको सिग्नल मिल जाएगा, उसके बाद उसको ये हो जाएगा कि मुझे इसको बाहर निकालना है। और ये सिग्नल कैसे होता है कि जैसे ही हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भर जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है, उसके फैलने से ही वो सिग्नल चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लैडर की वॉल्स हैं, मतलब जो आसपास की वॉल हैं, उन वॉल्स के द्वारा ये मैसेज जाता है हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एक मैसेज देगा मसल्स को कि अब आपको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है, सिकुड़ जाना है। और जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, जैसे ही आप ये कह सकते हो ब्लैडर की मसल सिकुड़ेगी, मतलब ये चीज आपस में सिकुड़ेगी, तो इसके नीचे का जो ये पोर है यूरेथ्रल स्फिंक्टर यानी कि यूरेथ्रा का जो ढक्कन है वो फैल जाएगा, और उसके फैलते ही जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो मतलब वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमारे शरीर से यूरिन बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। और जितने भी न्यूरल मैकेनिज्म है यानी कि हमारे ब्रेन के सारे पार्ट जिसको कंट्रोल करते हैं, उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। अगर आप बात करो एक एडल्ट ह्यूमन की, तो एक एडल्ट आदमी या लेडी या ह्यूमन, कुछ भी आप कह सकते हो, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक यूरिन कर सकता है। और जो यूरिन बनता है वो लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी होता है और थोड़ा सा गाढ़ा होता है और एसिडिक होता है। उसकी pH लगभग 6 होती है और उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है जो आप सबको पता होगा। तो एवरेज तौर पर आप ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी से एक दिन में 25 to 30 ग्राम यूरिया बाहर निकलता है। बट आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई पर्सन बीमार है तो कई बार उसको डॉक्टर यूरिन सजेस्ट भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूरिन को देखकर, यूरिन के एनालिसिस करके हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि किडनी में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की यूरिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज आ रही है या कीटोन बॉडीज आ रही है, तो इसका मतलब उसको डायबिटीज मेलिटस की बीमारी है। मेलिटस यहाँ पे क्या है, ये भी अगेन बच्चों जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला लेसन करेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे। 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो जनरली ग्लूकोज की वजह से होता है, चीनी वाला जिसको आप बोलते हो, शुगर बोलते हो, वो इसकी वजह से है डायबिटीज मेलाइटस। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर कभी किसी को स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो वो भी यूरिन टेस्ट से पता लग जाता है। या जनरली अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको अपनी प्रेगनेंसी का पता लगाना है, तो एक हार्मोन होता है HCG, वो भी यूरिन के अंदर बनता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हम यूरिन को एनालाइज करके पता लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं।